Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 6 नवंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है युगांडा को। युगांडा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना है, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है, इसको किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बोलता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी बोलता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम सेक्रेटेरिएट, ऑप्शन सी बोलता है UNFCCC सेक्रेटेरिएट। अब UNFCCC का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद ऑप्शन डी बोलता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज अगर आप लोग गूगल पर जाते हो और वहाँ पर जाकर सर्च करते हो KGF2 और उसके बाद न्यूज़ सेक्शन ओपन करना, आपको तमाम ये सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक केस है KGF2 का, जो कि कल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। हिंदी इंग्लिश सभी आर्टिकल्स यहाँ पर बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, हुआ क्या, राहुल गांधी को बुक किया गया है फॉर द अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ KGF2 म्यूज़िक इन भारत जोड़ो यात्रा। आपको पता होगा राहुल गांधी अभी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की तरफ हैं और इस यात्रा के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो ट्विटर पर अपने जो ऑफिशियल हैंडल है उसके ऊपर रिलीज़ किया। इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर एक वीडियो आता है, मैं आपको वो उस वीडियो का एग्जैक्टली थंबनेल दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्विटर हैंडल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो बेसिकली आप लोग देख पाओगे ये वीडियो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, लगभग 56 सेकंड्स का ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर एक सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है। वो जो गाना है वो बेसिकली KGF2 से लिया गया है। अब जब इन्होंने ये वो गाना उठाया और बिना परमिशन के यहाँ पर इस गाने का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक FIR करवाई गई, या फिर आप कह सकते हो एक FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। क्यों रजिस्टर्ड हो चुकी है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब जो ये FIR रजिस्टर्ड हुई है ना, ये कौन से प्रोविज़न के तहत हुई है, मतलब क्या कहकर FIR किया गया है। तो देखो यहाँ पे बोला गया कि जो ये KGF2 का म्यूज़िक है जो इन्होंने अपने पूरा इस वीडियो के अंदर यूज़ किया है, ये कहीं ना कहीं कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो रहा है। और इसी को देखते हुए FIR जो है वो रजिस्टर करी गई है यशवंतपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, और ये FIR रजिस्टर करी गई थी परसों। और कौन से प्रोविज़न के अंडर में, कॉपीराइट एक्ट के अंदर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में और इंडियन पिनल कोड के अंदर में। और ये FIR किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में चार्ज नहीं की गई है, ये FIR रजिस्टर करी गई है 3 लोगों के अगेंस्ट में, एक तो राहुल गांधी, फिर जयराम रमेश, देन उसके बाद में यहाँ पे सुप्रिया। तो बात ये आती है कंप्लेंट लॉन्च किसने करवाई है, तो एक कंप्लेंट लॉन्च करी गई है M नवीन कुमार के थ्रू, जो कि इस MRT म्यूज़िक को मैनेज करते हैं। इन्होंने कहा कि KGF2 म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया इस भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो के अंदर, और ख़ास बात यहाँ पर है यह है कि इस म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया बिना किसी परमिशन के। अगर परमिशन ली जाती तो एक बार को यहाँ पर इस पूरे मामले को थामा जा सकता था, बट यहाँ पर बिना परमिशन के इसका यूज़ किया गया है। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। बहुत समय से आप लोग यहाँ पर इसका नाम सुन रहे होंगे। 7 सितंबर से यहाँ पर ये पूरी यात्रा स्टार्ट हुई थी। इस यात्रा के अंदर फोकस ये है कि कन्याकुमारी
जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ से यह यात्रा स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जाके थमेंगे, ये जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर तक। तो बेसिकली ये यात्रा 7 सितंबर को स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी थी और ये कन्याकुमारी से निकल चुके थे राहुल गांधी और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं। और ये जो यात्रा है ना, ये बेसिकली जम्मू तक पहुंचेगी कब, 30 जनवरी 30 जनवरी 2023 में यहाँ पर ये सब लोग जम्मू तक पहुंचेंगे। उसके बाद अपनी इस यात्रा को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अभी काफ़ी सारे स्टेट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्योंकि 7 सितंबर को ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो तब से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ये कॉपीराइट एक्ट है क्या, ये ज़रूर जान लेना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द लीगल प्रोविजन अवेलेबल रिगार्डिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर किसी का कॉपीराइट वोलेशन होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न मेंशन है ना, क्या क्या सज़ा दी जा सकती है, तो इसको समझते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट का मकसद क्या है? देखो, कॉपीराइट बेसिकली इंश्योर करता है एक सेफ गार्ड टू द राइट्स ऑफ ऑथर। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कंटेंट क्रिएटर है, एक क्रिएटर है जिसने यहाँ पर एक नया कंटेंट बनाया, या फिर एक व्यक्ति है जिसने कोई नई चीज़ बनाई है, एक नया इनोवेशन किया है, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी से उस नई चीज़ को डेवलप किया है। प्रॉब्लम क्या है कि वो चीज़ कभी भी कॉपी हो सकती है और कॉपी होके वो दूसरा इंसान क्या बोलेगा, ये मैंने बनाया है ना, ये मेरा काम है, ये कंटेंट मेरा है। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी बोल सकता है और ये किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉपीराइट को लेकर आया गया। कॉपीराइट क्या काम करता है कि मान लो कोई ऑथर है किताब का, है ना, कोई पर्टिकुलर किताब है, उसका कोई ऑथर है, तो वो ऑथर ने किताब लिखी है और उसके ऊपर क्या करेंगे, वो एक कॉपीराइट ले लेंगे, कॉपीराइट एक्ट पूरी तरह से उसके अंदर रजिस्टर करवा देंगे वो। इससे क्या होगा कि उनकी जो बुक है ना, उसके रिगार्डिंग उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उस बुक को कोई दूसरा कॉपी करके ये नहीं कह सकता कि हाँ वो बुक मैंने लिखी है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो ये यहाँ पर बेसिकली कॉपीराइट के अंदर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है। तो क्या करता है कॉपीराइट? सिंपल सी बात है, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी ऑथर है, मतलब जिसने भी कुछ डेवलप किया है, उसको अपने सामान के प्रति एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कॉपीराइट को देखने के लिए पूरा का पूरा एक एक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये काफ़ी सारे लोगों को प्रोटेक्शन देता है, जैसे लिटरेरी हो गए, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए। यानी कि अगर म्यूज़िक है, आर्ट वर्क है, लिटरेरी है, कोई भी सामान है, कुछ भी आपने डेवलप किया है, तो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हो। कोई सामने दूसरा व्यक्ति यहाँ पर इसको कॉपी ना कर पाए, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। इससे क्या होगा, नए नए इनोवेशंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार की चीज़ नहीं होगी ना, तो लोग तो कहेंगे यार हम लोग कुछ बनाएंगे, कोई दूसरा कॉपी कर लेगा, कहेगा मेरा है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो इससे नए नए इनोवेशंस होने यहाँ पर बंद हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आपको पेटेंट देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी आती हैं। तो इस वजह से कॉपीराइट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। अब कॉपीराइट हर किसी चीज़ पर लिया जा सकता है, चाहे आपने ड्रामा लिखा हो, लिटरेचर लिखा हो, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट, सिनेटोमोग्राफ, फिल्म्स हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये कॉपीराइट एक्ट क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और इसके लिए पूरा का पूरा एक कॉपीराइट बोर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एक्ट अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली कॉपीराइट बोर्ड को बनाने की अप्रूवल देता है कि आपके पास में एक कॉपीराइट बोर्ड होना चाहिए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक कॉपीराइट बोर्ड को बना सकती है। एक बोर्ड होगा जो कि इस प्रकार के कॉपीराइट वाले डिस्प्यूट को हैंडल करेगा, है ना। जैसे कि अभी कोई डिस्प्यूट हो गया, करंट इशू वाला हमने देखा जो अभी डिस्प्यूट हुआ है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, उसको हैंडल किया जाएगा उस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर। तो एक बोर्ड बनाने की बात भी यहाँ पर इसी एक्ट के अंदर की गई है। नाउ बात आती है पनिशमेंट की। क्या मान लो यहाँ पर अगर कोई कॉपीराइट वोलेशन करता है तो उसको कोई सज़ा मिल सकती है? हाँ, पनिशमेंट मिल सकती है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पर जो पनिशमेंट है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि 3 साल तक यहाँ पर मैक्सिमम जेल हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हो। अब कॉपीराइट को लेकर ना बहुत सारे बड़े बड़े मैटर्स आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। उसमें से एक बहुत पॉपुलर जजमेंट आपको देखने को मिलता है, नेट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी। इस वाले जजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो अपराध है, जो भी कॉपीराइट का वायलेशन करेगा, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी ना, वो सज़ा इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि वो बात लिखी गई है कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 63 में। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग बात करें कि अगर कोई कॉपीराइट का वोलेशन करता है तो वो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा ऑफेंस है, एक ऐसा अपराध है जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल का मतलब समझ रहे हो? कॉग्निजेबल का ऑफेंस का मतलब है कि एक ऐसा अपराध है कि पुलिस यहाँ पे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के,
और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको अरेस्ट किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बेल ले लो। होता नहीं है कि अरेस्ट होने के बाद में आप बेल पर छूट का जाते हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑफेंस में बेल तक नहीं दी जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट था। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी मेंशन करता है कि ये जो पूरा का पूरा ऑफेंस है, पूरा अपराध है ना, इसके अंदर जो सज़ा है वो 3 साल की हो सकती है, बट यहाँ पर आप इसको बढ़ाकर 7 साल से तक कर सकते हो, लेकिन 7 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कहलाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सीआरपीसी है ना, वो डिफाइन करता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो एक ऐसा अपराध होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स उस मुजरिम को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट की जा सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के। तो ये बात खुद सीआरपीसी के अंदर लिखी गई है। तो मतलब ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कितना भारी अपराध ये हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से डिफाइन होती है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पता है, जैसे कि बहुत सीरियस ऑफेंस यहाँ पर ये माना जाता है। जैसे सीरियस ऑफेंस जैसे कि रेप हो गया, मर्डर, किडनैपिंग, डाउरी डेथ, वैसे यहाँ पर इसको यानी कि कॉपीराइट वोलेशन को भी रखा गया है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक्ट बन जाता है लोगों को उनका जो भी क्रिएशन है उसको लेकर एक प्रोटेक्शन देने के प्रति। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो यार। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो, और करवाते भी, ऑब्वियस ही बात है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक बात और, जो भी आप लोगों से बोला जाता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। कमेंट सेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना होगा। आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे, रेगुलर कमेंट के अंदर प्रेजेंट रहोगे, तो इससे क्या होगा कि मैं देख पाता हूँ कि हाँ कौन कौन लोग कितने कितने लंबे समय से कनेक्टेड हैं और रोज़ाना यहाँ पे कमेंट करते हैं। चलो फिर, कर लिया कमेंट, अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है कि समझ लेना, इसके प्रॉपर नोट्स बना के अपने पास में रख लेना। ये आर्टिकल इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। आज मैं आप लोग को एक बेसिक सा पूरा, मतलब ये जो पूरा इशू है ना, ये समझा दूंगा एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया का क्या रोल था, सब कुछ समझेंगे। देखो बात क्या की जा रही है, अभी हम पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से लगातार देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? देखो, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, एक तरफ साउथ कोरिया है। एक समय पर ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन बीच में जंग होती है, जिसके बाद में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और अभी के टाइम पर नॉर्थ कोरिया, जिसको किम जोंग उन यहाँ पर लीड करते हैं, वो नॉर्थ कोरिया इतने सारे मिसाइल्स की टेस्टिंग करता है, और अभी भी उसने बहुत सारे मिसाइल्स की रिसेंटली टेस्टिंग भी करी है ना। इसके पास में न्यूक्लियर वेपन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बहुत खतरनाक देश है नॉर्थ कोरिया। हालांकि हालात बहुत ख़राब है वहाँ पर, वो बात अलग है, लेकिन वेपन्स वगैरह के मामले में देखें तो लगातार मिसाइल्स की टेस्टिंग वगैरह की जाती है। अभी रिसेंटली ये भी हुआ था कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च कर दिए थे साउथ कोरिया के ऊपर से, जिसके रेस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने भी यहाँ पर अपना रिटेलिएशन में जो मिसाइल्स है वो लॉन्च करे थे। तो ऐसे कई बार हुआ है कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल लॉन्च करता है, उसके रिटेलिएशन में साउथ कोरिया भी मिसाइल लॉन्च करता है, कई बार हुआ है ऐसा। तो इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक सुधरा नहीं है। वॉर के तहत ये दोनों अलग तो हो गए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर मामला सुलझा नहीं है। वही चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो साउथ कोरिया है, आपने सैमसंग कंपनी का नाम सुना है, सैमसंग कंपनी वहीं साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया अपने आप में वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे तरीके से ये एस्टेब्लिश हो चुके हैं नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में। लेकिन साउथ कोरिया को जो सपोर्ट है वो यूएस का बहुत ज़्यादा है, यानी कि यूएस का सपोर्ट साउथ कोरिया की तरफ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या है, कैसे इन चीज़ों की शुरुआत होती है, और इंडिया का क्या स्टांस है इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर। तो ये चीज़ आपने समझी कि अभी नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं साउथ कोरिया के ऊपर, है ना, क्योंकि उस समय पर लॉन्च करी गई जब यूएस और साउथ कोरिया मिलकर एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे। दोनों आपस में अभ्यास कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल डाल दी, यहाँ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसको लेकर एक कंसर्न बन गया। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, आखिरकार कंसर्न है क्या। पहले मैं आप लोगों को मैप पर लेकर चलता हूँ। देखो अपन, अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पर आते हैं तो वर्ल्ड मैप पर आपको जाना होगा इधर चाइना, और चाइना से इधर जूम कर रहा होगा। देखो यार, ये जो पिक्चर है ना, ये जूम करके फट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया। ये ही है बेसिकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अगर मैं इसमें कलरिंग कर दूं तो ऊपर जितना मैंने कलर किया है, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये तो हो गया नॉर्थ कोरिया,
क्योंकि ऊपर की साइड में है, नॉर्थ की साइड में है, और इसके जस्ट नीचे सटा हुआ है साउथ कोरिया, ठीक है ना। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जस्ट ये ऊपर नीचे नज़र आते हैं। चाइना हुआ, इधर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हुआ, और इसके इधर जापान हो गया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लोकेशन तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसको हम लोग जूम करते हैं। वर्ल्ड मैप पे इसलिए दिखाया क्योंकि वर्ल्ड मैप पर चीज़ें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो चाइना के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा नॉर्थ कोरिया और ये रहा साउथ कोरिया। दोनों एक समय पर एक ही देश हुआ करते थे, बट अभी ये बढ़ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड होते हैं 38 पैरेलल से। 38 पैरेलल। आपसे डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि 38 पैरेलल कौन कौन से दो देशों को डिवाइड करता है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को वो डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। और यहीं पर आपको बीच में एक डीमिलिटराइज्ड जोन भी देखने को मिलता है, यानी कि बीच में कुछ एरिया छोड़ रखा है जिसको हम लोग बफर जोन बोलते हैं। बीच में कुछ हिस्सा इसलिए छोड़ रखा है ताकि ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में फिर से ना भिड़ जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर बीच में कुछ एरिया को गैप में छोड़ रखा है, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। ये तो आपको नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लोकेशन क्लियर हो गई। अब आते हैं हम पूरी स्टोरी के ऊपर। देखो, आज से 10 दिन पहले की भी बात है, फिर उससे पहले सितंबर की बात है, मतलब लगातार 3-4 महीने हो गए हैं नॉर्थ कोरिया लगातार बहुत सारे मिसाइल्स दाग रहा है। और अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने 12 वॉर प्लेन्स भी उड़ाए थे साउथ कोरिया के ऊपर से, जिसके रेस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने भी अपने वॉर प्लेन्स एक्टिव कर दिए थे। तो मतलब एक वापस से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रिसेंटली बन रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है? कोरियन पेनिनसुला में। और कल मैंने आपसे मैप में, आपको याद होगा, कोरियन पेनिनसुला को देखने के लिए बोला था, है ना, याद आ रहा होगा, इसी वजह से यहाँ पर बोला था। नाउ ऑरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता कैसा है, इसकी जड़ क्या है? देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई छिड़ती है ना, उससे पहले आपको जानना होगा जापान के बारे में। जापान 1910-1945 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत खतरनाक देश हुआ करता था। खतरनाक मतलब सभी को डर था कि जापान कहीं ना कहीं पूरे देश, पूरे दुनिया पे कब्जा न कर ले। जापान इस तरीके से एक्सपैंड हो रहा था। जापान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कंट्री था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले। अब आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है ना। मतलब एक समय पर आप कह सकते हो इतना ज़्यादा खतरा था कि इंडिया को भी इस चक्कर में डर लगता था कि इंडिया के एरिया को ना कब्जा ले। इनफैक्ट चाइना के बहुत सारे एरिया को जापान कब्जा चुका था, इतना पावरफुल देश हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे होता यही है कि जापान उस समय जब बहुत सारे एरिया को कब्जा रहा होता है ना, तो ये क्या करता है, कोरिया के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि कोरिया के कुछ एरिया को यहाँ पर इसने कब्जा लिया। ये 1910 से लेकर 1945 की बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है, पूरी तरह से हारता है। उसके बाद से अब तक देखोगे पूरी तरह से शांत बैठा है। अब जापान हार तो जाता है, लेकिन कोरिया के अंदर बुरे हालात छिड़ चुके होते हैं। अब कोरिया के अंदर होता यह है कि एक तरफ तो आ जाता है यूएसएसआर, क्योंकि ये बात चल रही है उस समय की, तो यूएसएसआर यहाँ पे उस समय हुआ करता था। अभी के टाइम पर यूएसएसआर टूट गया था वैसे 1991 में, उसके बाद वो उसमें से रशिया वगैरह सब अलग अलग देश हो गए थे। लेकिन उस समय पर ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो उस समय पर हुआ क्या, यूएसएसआर ने कोरिया को इन्वेड कर लिया, कोरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया, इसको कब्जाने की कोशिश करी, और कब्जाते कब्जाते यूएसएसआर ने कोरिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो कब्जा लिया, जो आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया कहलाता है ना। तो नॉर्थ कोरिया वाले एरिया पे पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया यूएसएसआर ने। जबकि जो साउथ वाला हिस्सा था वहाँ पे यूएसए आ चुका था, वहाँ पे अमेरिका आ चुका था। साउथ वाले हिस्से में साउथ कोरिया की साइड में अमेरिका आ गया, ऊपर वाली साइड में यूएसएसआर आ गया। इन दोनों ने यहाँ पर उन एरिया को कब्जा लिया, और इसी के बेसिस पर क्या होता है, इन दोनों रीजन्स का डिवीजन हो जाता है, इन दोनों रीजन्स का बंटवारा हो जाता है। 38 पैरेलल के तहत यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया करके इसको बांट दिया जाता है। समझ में आई ये बात? उसके बाद में 1948 की बात है। कब की? 1948 की। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, बस खाली ऐसा ध्यान रखना, 47 के अगले साल ही, देश आज़ाद होने के अगले साल ही क्या होता है, कोरिया के अंदर भी ये दो अलग अलग देश बन जाते हैं। एक तो बन जाता है साउथ कोरिया और एक बन जाता है नॉर्थ कोरिया। ये दो अलग अलग नाम से देश एस्टेब्लिश हो जाते हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन तो गए, इनके बीच में थोड़ा सा बाउंड्री डिवाइड कर दी, लेकिन फिर भी दोनों की कोशिश यही थी कि हम कुछ एरिया, जैसे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की कोशिश थी कि मैं नॉर्थ कोरिया का कुछ एरिया अपने अंडर में ले लूँ, नॉर्थ कोरिया की कोशिश थी कि मैं साउथ कोरिया का कुछ एरिया अंडर में ले लूँ। तो इस प्रकार से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बना रहा हमेशा, और अभी भी यहाँ पर ये देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये तो आपने समझा। अब ये कोरियन वॉर एग्जैक्टली था क्या?
मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया 1948 में 1948 में ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों अलग अलग हो गए, एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन कहानी ऐसी आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते बढ़ते समय आ जाता है 25 जून 1950 का। तो 25 जून 1950 में क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया को देखो उस समय पर सपोर्ट मिल रहा होता है यूएसएसआर का, यानी सोवियत यूनियन जो हुआ करता था, सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया करता था। लेकिन साउथ कोरिया को जो सपोर्ट मिलता था वो मिलता था अमेरिका का, यानी कि यूएस का। और यूएस का जो सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा साउथ कोरिया के प्रति। इनफैक्ट आज भी साउथ कोरिया को अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हुई। अब दोनों को अलग अलग कंट्रीज़ का सपोर्ट था, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये कहानी ऐसे ही आगे चल रही होती है। और 1951 में 1951 की अगर हम लोग बात करें तो यूएस की जो फोर्सेस हैं जो कि लेड करी जा रही थी डॉगलस मैकार्थर के थ्रू, इन्होंने यहाँ पर 38 पैरेलल को क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने के साथ साथ आप देख पाओगे यहाँ पर चाइना की एंट्री भी हो जाती है। चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने लगता है, यानी यूएसएसआर तो सपोर्ट कर ही रहा था नॉर्थ कोरिया को, चाइना भी नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने लगा, इधर से अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करने लगा। और ऐसे यहाँ पर ये कंट्रीज़ आपस में जुड़ती चली गई और ये जो वॉर है ये अपने आप में बढ़ती चली गई। ठीक है ना, इस प्रकार से हुआ। लेकिन वहाँ पे समझ में आ चुका था कि लड़ाई से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के बजाय क्या हुआ, एक शांतिपूर्वक बैठकर बातचीत करने को सही समझा। तो पीस टॉक यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 1951 के अंदर में। और इस पीस टॉक के अंदर आप देखोगे तो शांतिपूर्वक बैठकर बातचीत करते हैं कि कैसे हम अपने मामले को सुलझा सकते हैं दोनों देशों के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत तो अभी 47 में ही आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने भी यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दोनों देशों के बीच में शांति को बनाने का। कैसे रोल प्ले किया, आओ अब इसको समझाता हूँ। 1952 में क्या होता है ना, 1952 में, क्योंकि 1951 में डिसाइड किया कि चलो भैया हम शांतिपूर्वक अब बैठकर बातचीत करेंगे। अगले ही साल इंडिया ने एक रिजोल्यूशन पूरी तरह से रखा और रिजोल्यूशन वो था कि कोरिया के अंदर कैसे शांति बनाई जाए। और अच्छी बात ये थी कि उस रिजोल्यूशन को, उस पूरे सॉल्यूशन को क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट कर लेता है, कहता है कि ठीक है चलो हम इसको अपनाएंगे। और इसी के तहत यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में जो शांतिपूर्वक बात है वो यहाँ पर करवाई जाती है। और आप कह सकते हो कि एक ऑफिशियल सीज फायर किया जाता है, कि मतलब ये बोल दिया जाता है कि अब भैया कोई गोली वगैरह नहीं चलेंगी, लेकिन बिना किसी ट्रीटी के एक ऑफिशियल सीज फायर कर दिया जाता है। कोई ट्रीटी साइन नहीं करवाई जाती है, लेकिन बोल दिया जाता है कि अब यहाँ पर कोई भी गोलियाँ नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन इसी के चक्कर में जो वॉर है ना वो ऑफिशियली कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई पीस ट्रीटी नहीं करी है, शांतिपूर्वक सब कुछ निपटाने के लिए ट्रीटी साइन नहीं करी है, बस खाली ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि हाँ अब हम गोलियां नहीं चलाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर अभी तक ये इस प्रकार से इधर से कोई मिसाइल दाग रहा है, उधर से कोई मिसाइल दाग रहा है, ये वॉर यहाँ पे अभी तक ऑफिशियल तरीके से ख़त्म ही नहीं हुई है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर ऐसी कहानी बढ़ते बढ़ते आगे आ गई और फिर उसके बाद में दिसंबर 1991 का समय आता है। दिसंबर 1991 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों यहाँ पर एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर कहना यह है कि अब ये दोनों देश अपने एक दूसरे के प्रति अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, शांतिपूर्वक यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का मामला जो है समझ में आ गया, बड़े दिनों से न्यूज़ में था। अब एक और बात आती है कि अमेरिका यहाँ पे यूएस जो है ना वो साउथ कोरिया के सपोर्ट में क्यों खड़ा है, मतलब नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में क्यों खड़ा है, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट साउथ कोरिया को है और यूएसएसआर का सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को था। ऐसा क्यों? तो आप देखोगे कोल्ड वॉर के समय पर, यानी कि जो शीत युद्ध चल रहा था ना, उस समय पर जो नॉर्थ कोरिया है उसका एक फोकस ये था कि जिसने लगातार, यहाँ पे आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश था जिसने बहुत सारे मिसाइल्स को लेकर यहाँ पर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आप कह सकते हो इस ट्रीटी का मेजर मकसद है कि जो भी यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है ना, इसका बढ़ावा नहीं करोगे, आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, इस टेक्नोलॉजी को जहाँ पर है वहीं पर थामे रखोगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत खतरनाक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या करता है, इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से साल 2003 में बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद में किम जोंग उन के लीडरशिप के अंडर में ये लोग मिसाइल की टेस्टिंग लगातार करते हैं। बहुत सारी मिसाइल की टेस्टिंग यहाँ पर कर डाली है और अभी तक मिसाइल की टेस्टिंग चलती है, जिसके रेफरेंस में होता क्या है कि जो अमेरिका है ना वो ऑब्वियस सी बात है साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, तो साउथ कोरिया को सपोर्ट भी देता है। कैसे सपोर्ट देता है? क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, अपनी तरफ से बहुत सारी मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है। अब मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अगेंस्ट में उन मिसाइल्स को लॉन्च करेगा। तो इसी के चक्कर में अमेरिका ने क्या किया, साउथ कोरिया को थर्ड वाला सिस्टम दे दिया। थर्ड मतलब
यह है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये वाला जो सिस्टम है ये साउथ कोरिया को दिया गया। थर्ड सिस्टम क्या है? थर्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मान लो अगर ये थर्ड सिस्टम जैसे साउथ कोरिया के अंदर लगा दिया गया, सपोज इधर नॉर्थ कोरिया इधर मिसाइल से अटैक करता है, ठीक है ना, इधर बहुत सारी मिसाइलें छोड़ता है, तो साउथ कोरिया के अंदर जो थर्ड सिस्टम लगा होगा वो हवा में ही इन मिसाइल्स को ख़त्म कर देगा, साउथ कोरिया को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो टसल है ना वो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बना हुआ है। आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे समझ में आई। अब बात करेंगे इंडिया का क्या पोजीशन है इस पूरे कोरियन कॉन्फ्लिक्ट में। देखो इंडिया का स्टैंड को अगर हम लोग समझें तो भारत ने ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जैसी हरकतें, जैसे मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को तो लेकर हम लोगों ने ओपोजिशन दिखाया है, जो कि बिल्कुल सही बात है, एक ओपोजिशन दिखाना भी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो दोनों के इस पूरे केस के अंदर भारत का एक न्यूट्रल स्टांस है। हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल बन के रहे, हम लोगों ने ना उसको सपोर्ट किया है नॉर्थ कोरिया को, ना साउथ कोरिया को सपोर्ट किया है। लेकिन ओवरऑल जब आप लोग रिलेशंस की डिटेलिंग्स को देखते हो तो साउथ कोरिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं हमारे एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ कोरिया। हालांकि रिलेशन दोनों के साथ में एस्टेब्लिश है, बट साउथ कोरिया के साथ में हमने नए नए अग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है। आज के समय पर आप देखोगे इनफैक्ट भारत का जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत हम लोग साउथ कोरिया के साथ में बहुत सारा व्यापार करते हैं, हमारे कल्चरल टाइज हैं इनके। इनफैक्ट हम लोगों ने साउथ कोरिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन कर रखा है, तो साउथ कोरिया थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भारत एक न्यूट्रल स्टांस बना के चलता है, लेकिन फिर भी अगर डिटेलिंग्स देखी जाए तो साउथ कोरिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हमारे देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है पूरा का पूरा इशू। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था, क्लियर हो गया है। तो मेक श्योर करना कि जो लाइक का बटन है उस पर फटाफट हिट कर दो। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन आएंगे साइंस एंड टेक पर। देखो आज संडे है और संडे के डिस्कशन में कुछ नहीं होता, एडिटोरियल वगैरह टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है संडे में। इस वजह से बहुत सारे लोग संडे में वीडियो अपलोड करते ही नहीं है, बट संडे में साइंस एंड टेक का पेज आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज साइंस एंड टेक के पेपर पर दो आर्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है स्नेक बाइट डेथ से संबंधित और दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर इबोला वायरस से संबंधित। तो इन दोनों आर्टिकल को भी समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद कुछ और हमारे पास में छोटे छोटे अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर करेंगे, फिर उसके बाद में अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं क्या बोलता है। यह आर्टिकल स्टडी होती है, स्टडी के तहत बताया गया कि भारत के अंदर हर साल 64,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है स्नेक बाइट की वजह से, यानी कि सांप के काटने की वजह से। अब सांप के काटने की वजह से, अब इसको आगे मैं स्नेक बाइट ही बोलूँगा, ध्यान रखना, वैसे सबको पता ही है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये डेटा अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास में पुराना वाला डेटा था वो क्या बोलता था कि हर साल भारत के अंदर 50,000 के आसपास डेथ हो रही हैं स्नेक बाइट की वजह से। लेकिन ये डेटा के अंदर अभी जो एक रीसेंट लेटेस्ट डेटा आया जिसके अंदर बताया गया हर साल 64,000 के आसपास डेथ हो रही है। मतलब स्नेक बाइट वाला जो पूरा का पूरा केस है ना, ये और ज़्यादा वर्स्ट होता हुआ चले जा रहा है, बुरा होता हुआ चले जा रहा है हर साल। हर साल एक साल के अंदर आप देख पाओगे 64,000 लोगों की जान स्नेक बाइट की वजह से। तो ये अपने आप में एक कंसर्न, ऑब्वियस सी बात है, एक चिंता वाली बात देखने को मिलती है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी इस आर्टिकल में लिखा गया है, इसको डिस्कस करेंगे। इस पूरे आर्टिकल को एक छोटे से यहाँ पर आप कह सकते हो पिक्चर के अंदर सब कुछ कवर कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं जब आर्टिकल को एक पिक्चर के अंदर कंसाइज करके समझा दिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के अंदर जितने भी सांप के काटने के केसेस आते हैं, जितने भी, उसका 80% केस केवल और केवल भारत से आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 80% केसेस इंडिया से निकल कर आते हैं। अब हमारा जो टारगेट है, दुनिया भर का एक टारगेट है कि साल 2030 तक हमें क्या करना है, साल 2030 तक इस स्नेक बाइट के केसेस को आधा कर देना है। सपोज इंडिया के अंदर 60,000 के आसपास केस निकल रहे हैं, 64,000 के आसपास केस निकल रहे हैं, तो हमें इसको 32,000 पहुंचा देना है साल 2030 तक। ये बिल्कुल आधा करना है ताकि लोगों की जान हम लोग बचा सकें। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेप यहाँ पर बोलता है कि अगर हम एक डेटा देखें तो इंडिया के अंदर हालात सबसे ज़्यादा बुरे हैं दुनिया भर में इस पर्टिकुलर केस के मामले में, लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा बुरे हालात एक और देश में है। वो कौन सा देश है? वो है सोमालिया। सोमालिया के अंदर हर 1 लाख लोगों में से 4.50 लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो स्नेक बाइट की वजह से अलग अलग परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हैं। तो सोमालिया के अगर हम लोग बात करें तो इस केस के अंदर में इंडिया से ज़्यादा बुरे हालात देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में इंडिया आता है, और इंडिया के अंदर भी खासकर बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान,
यहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं। मतलब हर 1 लाख में से 6.5 केसेस छत्तीसगढ़ में निकल कर आए, हर 1 लाख में से 6 केसेस उत्तर प्रदेश में निकल कर आए, हर 1 लाख में से 6 केसेस राजस्थान में निकल कर आए हैं। तो ये हालात आपको देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर स्नेक बाइट के केसेस को लेकर। फिर मेंशन किया जाता है कि भैया इतने सारी मात्रा में डेथ हो रही है, हर साल डेथ हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे पास में कोई भी इस नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है। भारत के पास में कोई भी एक नेशनल लेवल पर, हमारे पूरे कंट्री के लेवल पर कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे हम लोग को इस स्नेक बाइट डेथ को कम करना है, कैसे इसका बर्डन कम करना है, इतने बुरे हालात होने के बाद भी। तो यही चीज़ यहाँ पर फोकस की जा रही है कि अब हमारा फोकस होना चाहिए कि आपको अपने प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को मजबूत करना होगा, साथ ही साथ में आपको ये काम करना होगा कि जो क्वालिटी है किस चीज़ की, हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर्स की, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, ठीक है ना। ताकि ये देखो एक अच्छी क्वालिटी भी हो, एक अफोर्डेबल वे में भी हो, आपको कम पैसे में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाए, इस प्रकार से चीज़ों को डेवलप करना होगा, खासकर हेल्थ केयर के मामले में, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। क्योंकि सिचुएशन ख़राब है और सिचुएशन ख़राब होने के बावजूद भी हमारे पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो उस स्ट्रैटेजी को हमने बनाना होगा। फिर उसके बाद में बताया गया कि जो स्नेक बाइट है ना, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कहाँ पे कर रहा है, सबसे ज़्यादा गांव वाले एरिया के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, गांव वाले एरिया के अंदर, खासकर एग्रीकल्चर वाले एरिया के अंदर, है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है इस स्नेक बाइट की वजह से। ये बात यहाँ पर बताई गई, तो अपने आप में कंसर्न वाली बात है जिसको लेकर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वो बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा और डेटा देता हूँ, है ना। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा पुराना डेटा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, लगभग दुनिया भर में जितने केसेस हैं उसके 50% इंडिया से आ रहे हैं। बट अभी यहाँ पर आप देखोगे तो दुनिया भर के अंदर जितने भी केसेस हैं उसमें से 80% केसेस इंडिया से ही निकल कर आ रहे हैं इस स्नेक बाइट के। और ख़ासकर स्नेक बाइट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मतलब इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि हालात ख़राब हैं लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है बार बार। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्नेक बाइट वाली कहाँ कहाँ पे बनी हुई है, खासकर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका में बहुत सारे केस निकल कर आते हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया, ओशियाना, लैटिन अमेरिका, ये कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट डेथ के केसेस निकल कर आते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, सॉरी जो हमारे गांव वाले एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, या पूरी तरह से वो शहर अभी नहीं बना है, वैसे एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है स्नेक बाइट की वजह से। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्नेक यानी सांप काट ले किसी इंसान को तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि देखना, इंसान उसकी विजुअल इंपेयरमेंट हो सकती है, यानी कि देखने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनफैक्ट मृत्यु तो हो ही जाती है, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम भी होती है, दिमागी संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। नाउ डेथ की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ये वाला डेटा इस आर्टिकल में नहीं है, तो ये वाला डेटा ध्यान रखना। ये वाला डेटा क्या बोलता है कि हर साल अगर हम दुनिया भर में बात करें तो हर साल दुनिया भर में 5.4 मिलियन के आसपास स्नेक बाइट के केसेस निकल कर आते हैं। कितने? 5.4 मिलियन के आसपास, जिसमें से जो मृत्यु होती है वो लगभग 1,37,000, 80,000 से 1,37,000 के आसपास लोगों की डेथ होती है हर साल पूरे दुनिया भर के अंदर इस स्नेक बाइट की वजह से। और इंडिया का सिनेरियो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। इंडिया का सिनेरियो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखोगे इसे। चलो फिर आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वैक्सीन ट्रायल सून अमिड फियर ऑफ इबोला वायरस स्प्रेड। देखो युगांडा जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, मैप में देख लेना। युगांडा के अंदर इबोला वायरस यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसी को लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है कि सर इबोला वायरस को लेकर कोई भी प्रॉपर वैक्सीनेशन हमारे पास में है नहीं, तो वैक्सीन ट्रायल यहाँ पर जल्दी किया जाएगा इस इबोला वायरस के कंसर्न के तहत, जब क्योंकि इबोला वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आज के समय पर इबोला वायरस के बहुत सारे केसेस युगांडा में आ चुके हैं। तो युगांडा के अंदर इबोला वायरस का जो आउटब्रेक है वो हुआ था 20 सितंबर को। 20 सितंबर में ये बहुत सारे केसेस निकल कर आए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद में बताया ये जाता है कि पहले तो युगांडा के अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं वहीं तक ये इबोला वायरस फैला हुआ था, लेकिन अब सिचुएशन ख़राब इसलिए हो गई है कि उस गांव से वो केस निकल कर युगांडा की कैपिटल, युगांडा की जो राजधानी है वहाँ तक वो केसेस पहुँच चुके हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि उस कैपिटल से बहुत सारे केसेस और भी फैल सकते हैं। युगांडा की कैपिटल जो कंपाला है ना, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं ऐसा बताया गया।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे छोटे गांव वाले एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे उस बीमारी को रोका जा सकता है। बट अगर किसी राजधानी किसी भी देश की ऐसी है, मतलब किसी भी देश की जो राजधानी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, है ना, वहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वही बताया गया कि कैपिटल के अंदर जब ये पूरी तरह से केस फैल जाएगा ना, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, और हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की वजह से आने वाले समय पर और भी दुनिया भर के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर ये इबोला वायरस के केसेस जो है ना वो निकल कर आए। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। और इससे पहले भी इबोला वायरस बहुत ज़्यादा निकल कर आया था। 2014 से लेकर 16 के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी इबोला वायरस की, खासकर अफ्रीकन नेशंस के अंदर। अफ्रीकन नेशंस की बात करें तो जैसे यहाँ पर सियरा लियोन हो गया, लाइबेरिया हो गया, ये ऐसे देश थे जहाँ पे हालात बहुत ख़राब हुए थे 2014 के अंदर में। फिर उसके बाद में आ जाता है युगांडा। युगांडा के अंदर भी एक इबोला वायरस यहाँ पर फैल गया था, इसका एक अलग से स्ट्रेन फैल गया था। तो आपको पता होगा वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग वर्जन होता है। तो हमने उस समय पर एक वैक्सीन बना तो ली थी, लेकिन अभी भी वो वैक्सीन हमारे पास में है, लेकिन वो पुराने वाले वर्जन के लिए। लेकिन अभी जो है एक नया वर्जन देखने को मिला है इस इबोला वायरस का, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल रहा है ना। हालांकि इसकी जो टेस्टिंग है वो बंदरों के ऊपर वगैरह की गई है, ऐसा पे बोला गया है। थोड़ा हम लोगों को जो इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो नज़र आया है, बट अभी फर्दर टेस्टिंग इसकी बाकी है, एक क्लिनिकल ट्रायल इसका बाकी है। तो वैक्सीन ट्रायल वही जल्दी से यहाँ पर किया जाने वाला है इस इबोला वायरस के स्प्रेड के बीच में, यानी जो इबोला वायरस की दिक्कत बनी हुई है इसी बीच में यहाँ पर जल्दी से हम लोग एक वैक्सीन ट्रायल करने वाले हैं। और हो सकता है यहाँ पर ये जो ट्रायल है वो नवंबर के मिड से स्टार्ट होने की 15 नवंबर से यहाँ पर स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन जो सवाल बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, वो आपसे बनेगा इबोला वायरस से संबंधित। तो आओ चलो हम लोग अब इबोला वायरस डिजीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। इबोला वायरस डिजीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको डिक्लेयर किया गया था युगांडा के अंदर। बेसिकली युगांडा में एक आउटब्रेक हो गया था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अब इबोला वायरस डिजीज़, इसको हम लोग इबोला हेमोरेजिक के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का बुखार है, एक डेडली डिजीज़ है, एक आप कह सकते हो कि जानलेवा बीमारी है, जो सबसे पहली बार पाई गई थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर सबसे पहली बार देखने को मिली थी। इबोला वायरस सबसे पहली बार कब पाया गया, तो सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1976 में इबोला नदी के पास में। बहुत आसान है, ध्यान रखना, इबोला नदी के पास में ही यहाँ पर ये इबोला वायरस पाया गया था। तो उस नदी के ऊपर यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया इबोला वायरस, ठीक है ना, जो कि आपको DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलती है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो वायरस है ना, ये कॉमनली इंसानों को तो अफेक्ट करता ही है, इंसान के साथ साथ जो जानवर हैं, मंकीज़, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, इनको भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। उसके बाद में ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो इसके पीछे का जो कारण है ना वो है इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन, एक वायरस जो है, जो इबोला वायरस है, बेसिकली इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर ये वायरस फैलता है। अगर हम लोग इसके अलग अलग जीनस की बात करें तो इसमें अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कि इबोला वायरस, ये बेसिकली ज़ेरे इबोला वायरस, इसकी स्पीशी ये देखने को मिलती है। सूडान वायरस के अंदर ये वाली स्पीशी आती है, टाई फॉरेस्ट वायरस के अंदर ये वाली स्पीशी आती है। तो अलग अलग यहाँ पर इनके नाम आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये सारे के सारे वायरसेस फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग होस्ट की बात करें तो ये जो वायरस है ना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसका एक नेचुरल होस्ट जो है, मतलब नेचुरली एक जानवर के अंदर पाया जाता है, वो है बैट यानी चमगादड़। जो फ्रूट बैट होता है ना, ये एक नेचुरल होस्ट है, इसके अंदर नेचुरली ये वायरस पाया जाता है। वैसे बैट के अंदर, चमगादड़ों के अंदर बहुत सारे वायरस पाए जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर इबोला वायरस भी है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें, सपोज यहाँ पर एक व्यक्ति को ये इबोला वायरस हो गया है, तो क्या ये दूसरे व्यक्ति को फैला सकता है? हाँ, फैला सकता है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। देखो, पहली बात तो जानवर से इंसान के अंदर ये बीमारी फैलती है, फिर उसके बाद इंसान से इंसान में भी यहाँ पर फैल सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पहली बात, यहाँ पर किसी जानवर के कांटेक्ट में इंसान आता है ना, ऐसा जानवर जिसको इबोला वायरस हुआ है, उसके कांटेक्ट में इंसान आया तो इंसान को वो इबोला वायरस हो जाएगा। और फिर उसके बाद में वो जो इंसान है जिसको यहाँ पर ये हुआ है, उसके कांटेक्ट में, उसके स्किन के कांटेक्ट में, या फिर उसके पसीना जो बॉडी लिक्विड होता है उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो फिर यहाँ पर उसको भी ये इबोला वायरस हो सकता है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी इसमें साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम्स में आप देखोगे जैसे ही इबोला वायरस किसी को होता है तो उसमें लगभग 2 से 21 दिनों बाद लक्षण देखने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, थकान हो गया, अपने मांसपेशियों के अंदर दर्द हो गया,
उसका शरीर के अंदर कमज़ोरी हो गई, सर में दर्द, आपका थ्रोट खराब होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एज आ सिम्टम्स देखी जाती हैं, लक्षण की तरह देखी जाती हैं इस इबोला वायरस के केसेस में। नाउ अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसका कैसे पता लगाया जाता है, तो यही चीज़ सबसे मुश्किल है। इसका मतलब पता लगा पाना कि हाँ ये व्यक्ति इबोला वायरस से सफ़र कर रहा है, तो वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बाकी सारी डिजीज़ की तरह, जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया है ना, उसके बाद में मेनिंगिटिस हो गया, मलेरिया हो गया, तो इन्हीं बीमारी की तरह है, तो इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स ले रखे हैं। जैसे एक है एलिसा मेथड। एलिसा मेथड के अंदर ये आप कह सकते हो क्या किया जाता है, एंटी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद में एक होता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये दो अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। इस टेस्ट के माध्यम से इबोला वायरस का पता लगाया जाता है। बाकी इस वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आती है एयरवेबो। एयरवेबो यहाँ पर वैक्सीन है जिसको काफ़ी अच्छा माना गया था, बट होता यह है कि ये जो वैक्सीन है ना, ये केवल और केवल इस इबोला वायरस के ज़ेर स्ट्रेन से बचाती है, और ज़ेर स्ट्रेन बहुत पहले फैला था। अब की बार जो ये नया स्ट्रेन है, ये एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो वैक्सीन है ना, ये इस वाले नए वाले स्ट्रेन को ख़त्म नहीं कर सकती है। ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात नज़र आती है। ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो आपने इतना कुछ पढ़ा तो आप सोच रहे होंगे क्या सवाल बनते भी हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल बनते हैं। साल 2015 के अंदर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा था, आप देख पा रहे होंगे। सवाल क्या था? अमंग द फॉलोइंग विच वर फ्रीक्वेंट मेंशन्ड इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस रिसेंटली। ठीक है ना, आप 2015 में पूछा गया था, और मैंने आपको बताया इससे पहले 2014, 15, 16 इस समय पर इबोला वायरस फैल रहा था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में, और कुछ देशों के नाम मैंने अभी आपको आर्टिकल में बताए थे स्टार्टिंग में। तो आपसे सवाल पूछा गया कि कौन कौन से देश हैं जहां पर आउटब्रेक हुआ था इबोला वायरस का रिसेंटली। तो ऑप्शन ए सीरिया, जॉर्डन, ऑप्शन बी गिनिया, सीरिया लियोन, उसके बाद लाइबेरिया, देन उसके बाद में ऑप्शन सी फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, देन ऑप्शन डी जमाइका, हाल्ती और सुरिनेम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिनिया, सीरिलियन और लाइबेरिया। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये नाम आर्टिकल के अंदर बताए थे, याद आ रहा होगा। सीरा और लियोन, उसके बाद में लाइबेरिया हो गया, ये सब न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि 2013, 14, 15, 16 ये कुछ ऐसे साल थे जहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर हालात काफ़ी ख़राब थे इबोला वायरस की वजह से। क्लियर हो गया? चलो, ये तो हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन था। अब आगे चलेंगे, छोटे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। लेकिन छोटे आर्टिकल्स को कवर करने से पहले चलो पहले उन्हीं को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं जिनका नाम है श्याम सरन नेगी। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर थे। देश आज़ाद होता है भारत, अब आज़ाद होने के बाद उन्होंने वोटिंग करी है बहुत सारी, और आप कह सकते हो कि आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ था ना, आज़ादी के बाद में भारत के सबसे पहले वोटर थे जिन्होंने वोट दिया था ये व्यक्ति, जिनका नाम है श्याम सरन नेगी। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बने हुए हैं। और अभी आपको पता होगा मृत्यु से 3 दिन पहले लगभग ये फिर से एक बार वोट देने गए थे। 34वां टाइम, 34th टाइम यहाँ पर इन्होंने वोट दिया था श्याम सरन नेगी जी ने। लेकिन इनकी मृत्यु होती है कल सैटरडे में, और घर पे ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर। इनकी जो उम्र थी ना, वो थी लगभग 106 साल। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 31 साल के ये हुआ करते थे, तब से वोट दे रहे हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वोट दिया था, उसके बाद से लगातार वोटिंग दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सभी जगह पर इन्होंने वोट दिया है। अभी इसी चक्कर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको याद भी किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना दुख प्रकट किया है इनकी मृत्यु के। और फिर उसके बाद में आप देखोगे मेंशन ये किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से जब ये वोटिंग दे रहे हैं लगातार, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी 1 तारीख को आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बार और इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन के अंदर सभी लोगों को वोट के अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। हम लोगों को इनको याद करना चाहिए कि इन्होंने कभी भी वोट नहीं छोड़ा। ठीक है ना, और इस चीज़ को याद करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अपने वोट को स्किप कर देते हैं, कि वोट देने नहीं जाते हैं, है ना। तो इनका कहना यह है, यहाँ पर आर्टिकल में कहा यह जा रहा है कि बेसिकली अपना वोट कभी नहीं छोड़ना है, आप इनसे सीख सकते हो। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपके पास में हक है, आपके पास में राइट टू वोट है। आप पूरी तरह से वोट देकर आइए अच्छे से, और अपने पसंदीदा जो भी यहाँ पर जिसको भी
लेकर आपके पास में छूट है, ऑब्वियस सी बात है, पूरी छूट है। जिसको भी आप पसंद करते हैं बेसिकली यहाँ पर जिसमें आपको चेंज लग रहा है, यहाँ ये आना चाहिए, तो उसके प्रति आप लोग यहाँ पर वोटिंग कर सकते हो। आपके पास में पूरी छूट है, कोई भी दबाव आपके ऊपर बनता नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो 12 नवंबर को फिर से हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को लेकर जोर भी डालते हैं कि देखो अब की बार इनको याद करते हुए सभी लोगों को इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है, और इनकी मदद से हम लोग यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, इसको और अच्छे से जान सकेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि आप अपने साइड से, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद वोट देकर अपने पसंदीदा सरकार को बैठा रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो रियल पावर है ना वो आपके हाथ में है, आपने वोट देकर बैठाया है, आप कभी भी यहाँ पर उनको उठा सकते हो, चेंज करवा सकते हो जब यहाँ पर लोग साथ में इकट्ठे होते हैं। तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो वो जो वर्ड है उसकी वैल्यू इन्होंने बहुत ज़्यादा समझी, और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए सभी लोगों को वोट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस प्रकार से इस आर्टिकल में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिनकी डेथ हुई है या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो ऐसे आर्टिकल आपसे वनडे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। तो आपसे डायरेक्टली नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना अपने वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। जो टेम्पल है वो तैयार हो रहा है अयोध्या के अंदर में, और वो टेम्पल 2024 तक तैयार हो जाएगा। लेकिन उस टेम्पल के साथ साथ उस टेम्पल के आसपास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है ना, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन, रेलवे फैसिलिटीज़, नई रोड बन रही हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो रही हैं, ये सब कुछ नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ने वाला है अयोध्या के अंदर में। तो राम टेम्पल आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा, कंप्लीट हो जाएगा, साल 2024 तक काम चल रहा है। और इस टेम्पल के अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहे हैं। और यहाँ पर ये जो टेम्पल है ना, ये बेसिकली एक नेशनल टेम्पल कहलाने वाला है इंडिया का। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मेंशन ये करते हैं कि जो सरकार की प्लानिंग है वो कुछ अलग लेवल पर है। सरकार प्लानिंग ये कर रही है कि हमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं मंदिर के उद्घाटन से पहले पहले। जब मंदिर का उद्घाटन होगा साल 2024 में, जनवरी के मंथ में यहाँ पर राम जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो उससे पहले पहले यहाँ पर हमें एक रेलवे स्टेशन डेवलप करना है, और भी बहुत सारे जो भी हमारे आप कह सकते हो कि हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें हैं उसको लेकर आ रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद में जो वहाँ पे रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। उसके लिए अलग से यहाँ पर पैसा खर्चा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेंशन करते हैं कि हालांकि जो भी डेवलपमेंट चल रहा है इससे थोड़ा बहुत लोगों को, आसपास के लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन ये टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। थोड़े टाइम बाद जब सब कुछ यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो सारे रोड्स वगैरह सब कुछ खुल जाएंगे, सब लोग आराम से वहाँ पर जा सकेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो एरिया है ना, ये और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। डेवलप्ड होने का मतलब है यहाँ पे दुनिया भर से लोग घूमने जाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी मिलेगा। इंडिया से, देश भर से लोग घूमने जाएंगे। जब लोग घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जब जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा खर्चेंगे, तो उस पर्टिकुलर पैसे से ओवरऑल उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा डेवलप होने वाली है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई। क्लियर हो गया। उसके अलावा अभी कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ यहाँ पे अभी होने वाला है, ठीक है ना। तो सारे आर्टिकल यही हैं कि उद्घाटन होगा, और उसके बाद यहाँ पर उससे पहले ये सारी डेवलपमेंट्स होंगे। तो आने वाले समय पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। देन एक और छोटा सा आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। बात की जा रही है नेवी चीफ ऑफ क्वाड। क्वाड का मतलब पता है ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के अंदर 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? इसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साथ ही साथ में यूएसए। तो इन चारों देशों के जो नेवी चीफ हैं इनकी मीटिंग होती है जापान के अंदर में, ठीक है। तो मालाबार अभ्यास होने वाला है। मालाबार अभ्यास से पहले यहाँ पर ये मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन किया गया। इन्होंने फोकस किया है कि कैसे हम लोग आपस में अपने कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया। ये मीटिंग टोक्यो के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि जापान के अंदर ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि इस साल मालाबार अभ्यास को पूरे 30 साल हो जाएंगे। पूरे 30th एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इससे पहले काफ़ी बार मालाबार एक्सरसाइज यहाँ पर हुई भी है। हम लोगों ने मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत करी थी इंडिया और यूएस से। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर साल 1992 में मालाबार अभ्यास को स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ में यहाँ पर जापान ने भी ज्वाइन किया। तो मालाबार अभ्यास की शुरुआत ऐसे होती है। देन उसके बाद में अभी 30th ईयर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, 30 साल पूरे हो चुके हैं, उसी का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना।
नाउ ये जो मीटिंग है 9 नवंबर तक चलने वाली है। मालाबार एक्सरसाइज को लेकर जो मीटिंग चल रही है 9 नवंबर तक चलेगी। आप देखोगे यहाँ पर चारों कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने नेवी चीफ, जैसे हमारे नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार आपको दिख रहे होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के भी नेवी चीफ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो फिर, अब ये तो आपने करंट इशू पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा। इसके अलावा आपको क्वाड के बारे में पढ़ना होगा, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना होगा। क्वाड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 4 देशों का ये ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना बोल रहा हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ये 4 देश देखने को मिलते हैं। चाइना के अगेंस्ट में पूरा का पूरा ग्रुप ये तैयार किया गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है ना, वो है मालाबार अभ्यास। तो आपसे सवाल बन जाता है, बहुत सारे सवाल बनते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। तो इन 4 देशों के बीच में ये अभ्यास किया जाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो भारत और भी बहुत सारी जो अपनी नेवल एक्सरसाइज है ना, वो अलग अलग देशों के साथ में करता है। तो सभी के नाम पता होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच में जो इन दोनों की नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं स्लिनेक्स। फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं INB कॉर्पेट। फिर इंडिया और जापान के बीच में होती है उसको बोला जाता है जिमेक्स। इंडिया और ओमान के बीच में होती है जो अभ्यास होता है उसको बोला जाता है नसीम अल बहर। देन इंडिया रशिया के बीच में जो अभ्यास होता है उसको इंद्र बोलते हैं। फिर इंडिया कतर के बीच में जो अभ्यास होता है उसको ज़ैर अल बहर बोलते हैं। देन इंडिया इंडोनेशिया के बीच में जो अभ्यास होता है उसको समुद्र शक्ति बोलते हैं। इंडिया थाईलैंड के बीच में इंडो थाई कॉर्पेट के नाम से जानी जाती है। इंडिया म्यांमार के बीच में इमकॉर के नाम से जानी जाती है। इंडिया सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स के नाम से, और इंडिया फ्रांस के बीच में वरुण के नाम से। ये सारे अभ्यास हैं, नेवल अभ्यास, जो कि भारत कंडक्ट करता है अलग अलग देशों के साथ में। और ये नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि क्या क्या नाम कहलाते हैं। मालाबार के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ लिया है। मालाबार के अलावा यहाँ पे मालाबार जो अभ्यास होता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये 4 देशों के बीच में होता है। बाकी ये स्लिनेक्स, कॉर्पेट, जिमैक्स, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। बाकी हम लोग क्वाड की बात करते हैं। देखो, क्वाड मतलब होता है एक ऐसा शेप जिसके 4 अलग अलग कोने हो। जैसे आप देखोगे क्वाड नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर 4 देशों का ग्रुप है, इधर इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया और इधर यहाँ पर अमेरिका और इधर जापान। तो ये बेसिकली यहाँ पर 4 कोने आपको दिख रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। क्वाड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ बातें बता रखी हैं। 2004 में क्या होता है कि जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अब फिलहाल यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली, शिंजो एबे साहब, इन्होंने यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट रखा था क्वाड का कि सर हमें क्वाड बनाना चाहिए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए को साथ में मिलकर आना चाहिए। फिर वो क्वाड बनता भी है, धीरे धीरे काम कर रहा होता है। 2007 में यहाँ पर इसके अंदर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। 2007 में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सितंबर के मंथ में यहाँ पर आप देखोगे शिंजो एबे साहब यहाँ पर रिज़ाइन कर देते हैं अपने PM के पद से अपनी बीमारी की वजह से। उसके साथ साथ सितंबर के बाद नवंबर में एक और चेंज हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। तो यहाँ पर इन बदलाव की वजह से जो हमारा पूरा क्वाड ग्रुप है ये 2007 के अंदर आप कह सकते हो पूरी तरह से फॉल हो गया था, गिर गया था, ख़त्म सा हो गया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इस क्वाड को वापस से रिवाइव किया 2017, 18, 19, 20। इनफैक्ट 20 में तो चारों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारी मीटिंग करी थी, 21 में मीटिंग करी थी, है ना। तो आप देख पाओगे 2021 में इस प्रकार से कोरोना के समय पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग भी हुई थी। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी मीटिंग्स भी कंडक्ट करी हुई हैं इस क्वाड ग्रुप के तहत। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई है। ये मैंने इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, इतनी बार, हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, तो इस चक्कर मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस खाली एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है ना। बाकी जो आर्टिकल थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। ऑब्वियसली संडे में यहाँ पर कम ही आर्टिकल आते हैं, लेकिन जो भी थे उनमें सब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगाकर दी गई है। नाउ फटाफट आज की वोकैब्स को देख लेते हैं। आज का पहला वोकैब है रिकम्पेंस। रिकम्पेंस मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर लॉस और डैमेज। फिर आता है यहाँ पर कोशिडियन। तो यहाँ पर जो कोशिडियन का मतलब है अकरिंग एवरीडे, यानी प्रतिदिन होने वाला। देन उसके बाद में आता है सफिस। सफिस मतलब टू बी इनफ और एडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त होना या फिर काफ़ी बोल सकते हो। देन आता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब होता है रोकथाम। देन आता है बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब मार्ग विरोध, मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको रोक रही हो, है ना। तो मार्ग विरोध हम लोग कह सकते हैं, मार्ग अवरोध। क्लियर हो गया। तो ये सारे यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखने को मिलेंगे। नाउ फाइनली हम लोग अब अपने डिस्कशन को एंड करते हैं। जो भी था सब कुछ कवर कर लिया है। टेम्पल अयोध्या ये भी कवर कर लिया, स्नेक बाइट कवर कर लिया, ये आर्टिकल्स यहाँ पर काम के हैं नहीं। नाउ
इसी के साथ में हम लोग अब प्रीलिम्स के अपने सवाल के आंसर को देखते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है जिसको किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था। ये बेसिकली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो UNFCCC सेक्रेटरीट ने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2015 में। दैट इज़ वाई इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।